आज कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपनी का कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को शो करता है। आउटफ्लो का मतलब होता है कैश जा रहा है, इनफ्लो का मतलब है कैश आ रहा है। पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया जाता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वन बाय वन हम सीखेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो कंपनी का मेन ऑपरेशंस है, उसके थ्रू कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा। किसी भी कंपनी का जो मेन ऑपरेशन होता है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसको बेचना। तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सेल किया, है ना, और टिल द फाइनल कैश फ्लो आपके पास आता है। उससे पहले आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, क्रेडिटर होता है, डेटर होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऑपरेटिंग में हम बेसिकली बिजनेस के मेन ऑपरेशंस की बात करेंगे। इन्वेस्टिंग में हम बात करेंगे फिक्स एसेट्स की। फाइनेंसिंग में हम बात करेंगे शेयर्स की, डिबेंचर्स की, लोन की, है ना। फॉर्मेट भाई चलना है आपको, जो फॉर्मेट में है वो आएगा, एक्सेप्ट फॉर्मेट कुछ बाहर का नहीं लिखना होता है। एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल तो कैश फ्लो का आता ही है पूरा, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इन तीनों एक्टिविटी के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन पूछ लेता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब जो कंपनी का मेन ऑपरेशंस होता है उसके थ्रू कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। तो अगर आपसे वो ये पूछता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 2 एग्जांपल दे दो आउटफ्लो का और 2 एग्जांपल दे दो इनफ्लो का, तो ऑपरेटिंग का अगर मैं आउटफ्लो बताऊं आपको, कैश आउटफ्लो, तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कैश आउटफ्लो का मतलब कैश जा रहा है ना। और कोई भी बिजनेस होता है वो इस टाइप के आउटफ्लो से डील करता ही है। रॉ मटेरियल खरीदना ही है उसको, क्रेडिटर को पेमेंट करना ही है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश आउटफ्लो का। कैश इनफ्लो, किन किन सोर्सेस से कैश आएगा। और क्योंकि हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग का मतलब होता है मेन सोर्स। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास रेगुलर बेसिस पे कैश किन किन सोर्सेस से रिसीव होता है। सबसे पहला सेल ऑफ गुड्स, हर ऑर्गेनाइजेशन करती है गुड सेल करके कैश रिसीव करना। सेकंड एग्जांपल आप दे सकते हो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, और थर्ड एग्जांपल आप दे सकते हो कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो ऑपरेटिंग का आउटफ्लो का 3 एग्जांपल और इनफ्लो का 3 एग्जांपल, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे सोर्सेस की बात करो जो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलता है। मेन सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। यहां पर आपको केवल फिक्स एसेट्स की बात करनी होती है। इन्वेस्टिंग बना हुआ इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट का मतलब जितने का भी एसेट्स आपने खरीदा, जितने मतलब जितना भी पैसा आपने एसेट्स में इन्वेस्ट किया। तो यहां अगर हम कैश आउटफ्लो की बात करें तो आप केवल एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लिख सकते हो, जैसे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ बिल्डिंग, यानी 3-4 एसेट्स का एग्जांपल लेके आप आउटफ्लो को बता सकते हो। यहाँ पे आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, कैश जा रहा है ना। और कैश आपके पास से जाएगा कैसे कैसे, जब आप मशीन खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, और भी एसेट्स आप इंक्लूड कर लो यहाँ पे, है ना, पर्टिकुलर नहीं है यहाँ पे कुछ। और कैश इनफ्लो का जब हम एग्जांपल लेते हैं इन्वेस्टिंग में, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ फर्नीचर एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। इन्वेस्टिंग का एग्जांपल कुछ ज्यादा आसान होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप उन सोर्सेस की बात करते हो जिनके थ्रू कंपनी की जो फाइनेंशियल नीड्स है उनको पूरा किया जाता है। एक कंपनी की जो फाइनेंशियल नीड है
पैसे की जो नीड है वो अलग अलग सोर्सेज से पूरी होती है। मार्केट में शेयर इशू करती है, बैंक से लोन ले लेती है, डिबेंचर इशू करती है ना। यहां पर उन्हीं सोर्सेज की बात करेंगे। सबसे पहले कैश इनफ्लो की बात कर लेते हैं यहां पे कि किन किन सोर्सेज से कंपनी अपने बिजनेस को फाइनेंस करती है। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को इशू करने से कंपनी के पास कैश आता है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, और फिर रेज ऑफ लोन। रेज ऑफ लोन का मतलब कंपनी ने लोन लिया है, तो इन सोर्सेस के थ्रू कंपनी के पास कैश आता है। और यहां पर हम इसको कहां इंक्लूड करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कैश आउटफ्लो का मतलब कैश जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो का एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। प्रेफरेंस शेयर जिन शेयर होल्डर्स ने खरीदे थे, आप उनके पैसे क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जिन लोगों ने डिबेंचर्स खरीदे थे आपकी कंपनी के, उनके पैसे हम उनको रिटर्न कर रहे हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन, जिस बैंक से हमने लोन लिया था उसका लोन हम उसको वापस कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हर एक्टिविटी का आपको इनफ्लो और आउटफ्लो जरूर पता होना चाहिए। बुक में और भी होंगे, उनको अच्छे से पढ़ लेना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी कंपनी का जो मेन ऑपरेशंस है जिसके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है। यहाँ पर मैंने दो कंपनियों के नाम लिखे हैं, फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। फाइनेंसिंग कंपनी बेसिकली कहा जाता है बैंक को, ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस ही कैश में ट्रांजैक्शन करना होता है, कैश में लेन देन करना, यानी कैश आ रहा है कैश जा रहा है, इसके अलावा कोई उनका और बिजनेस नहीं होता है। तो फाइनेंसिंग में हम किसको इंक्लूड करते हैं? बैंक को। नॉन फाइनेंसिंग में हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इंक्लूड करते हैं। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा? इंटरेस्ट पेड बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पे कर रही है, कौन सी कंपनी पे कर रही है? फाइनेंसिंग कंपनी। क्या वो इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग कंपनी की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा मतलब किससे होता है? बैंक से। बैंक किस तरीके से काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। लोगों के पैसे अपने पास डिपॉजिट करना, लोगों को लोन प्रोवाइड करना, जो पैसे लोगों ने उनके पास जमा किया बैंक में उन लोगों को इंटरेस्ट देना, अगर बैंक ने लोगों को लोन दिया है तो उससे इंटरेस्ट कवर अप करना, है ना। डिविडेंड मतलब बैंक इन्वेस्टमेंट भी करता है दूसरी कंपनियों में, तो वहां से उसको डिविडेंड मिलता है। तो बेसिकली इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव, ये सारा बैंक का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। मेन काम ही तो है उनका, ये साइड बिजनेस तो नहीं करते वो। बैंकों का काम क्या होता है? जो भी पैसा उनके पास आता है उसको वो मार्केट में लोगों को एज लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, जितनी भी एक्टिविटी होती है ये बैंक की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में कहूं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मेन वर्क क्या होता है? गुड्स को मैन्युफैक्चर करना। अगर ये कंपनी इसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना कुछ पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया है, किसी दूसरी कंपनी ने बैंक में इन्वेस्ट किया, तो उसको हर साल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या वो जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा माना जाएगा? ऑपरेटिंग का जब भी हम बोलते हैं ना तो हमारा मतलब होता है कि जो मेन उसका काम है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मेन काम इन्वेस्ट करना नहीं है। मेन एक्टिविटी क्या है इसका? गुड्स को मैन्युफैक्चर करना। तो गुड्स को बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। इसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसका काम नहीं है, इसने बस अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना।
तो फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और कौन से ट्रांजैक्शन को हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कौन से ट्रांजैक्शन को हम ऑपरेटिंग का हिस्सा मानेंगे। कैश फ्लो प्रिपेयर करने से पहले आपको एक छोटा सा वर्किंग करना होता है। ये कैलकुलेट करने के लिए कि आपका जो प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना है, क्योंकि इस वाले प्रॉफिट को हम यूज करके कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं प्रिपेयर। अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है मैंने। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होता है उसका डिफरेंस लेना है आपने। मैंने लिखा है करंट ईयर माइनस में लास्ट ईयर, 2 ईयर का वैल्यू गिवन होगा कैश फ्लो के क्वेश्चन में। तो सपोज करते हैं 2020 एंड 2021 की वैल्यू गिवन। 21 में आपका प्रॉफिट 2 लाख है और 20 में यही प्रॉफिट 1 लाख था। पिछले साल 1 लाख का प्रॉफिट था, अब आपका प्रॉफिट वो बढ़ के हो गया 2 लाख। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना है कितने का। उसके बाद हम चेक करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी गिवन होता है, नॉट ओनली जनरल रिजर्व, और भी रिजर्व्स होते हैं। तो अगर कोई रिजर्व आपको दिख रहा है क्वेश्चन में तो उसका डिफरेंस भी लिखना है आपको। 1 बाय 1 चेक करना है स्टार्टिंग में। क्वेश्चन में अच्छे से चेक करेंगे क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या नहीं अवेलेबल। जो अवेलेबल है उसका यूज करना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स देखना है आपको। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है 2 ईयर की वैल्यू गिवन होती है। यहां पर आपको कौन से ईयर का वैल्यू लेना है। कई बार हम करंट ईयर की वैल्यू यूज करेंगे। मेड का वैल्यू, मेड का यूज भी करते हैं। मेड हमें तब पता लगता है जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा मेड कब आता है। अभी आप बस ये देखो कि प्रोविजन फॉर टैक्स की वैल्यू वर्किंग में हमें कौन सा यूज करना है, करंट ईयर का। फिर आपको देखना है प्रपोज डिविडेंड अगर है तो प्रपोज डिविडेंड का कौन सा वाला वैल्यू, लास्ट ईयर वाला यानी पिछले साल का। इंटरिम डिविडेंड, इसका कोई भी ईयर नहीं होता, एक ही बार गिवन होता है। वो आप अगर है तो लिखो, नहीं है तो छोड़ दो। प्लस करते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कोई भी अब नॉर्मल लॉस आपको दिखता है, सपोज लॉस बाय फायर, 1,50,000 का लॉस बाय फायर हो गया आपको। अगर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो लिखना है। भूकंप आ गया जिसकी वजह से 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया आपको, है ना। तो कोई भी लॉस होगा आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। और अगर वो लॉस हुआ है तो जनरली बिजनेस में इंश्योरेंस कराया जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम भी देती है। वो जो क्लेम आपको रिसीव होगा वो एबनॉर्मल इनकम का पार्ट माना जाएगा। एबनॉर्मल एक्सपेंस माइनस कर प्लस करना है और एबनॉर्मल इनकम को ऐड करना। इसमें से जरूरी नहीं सब कुछ गिवन हो, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ पर आता क्या क्या है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करना है और ये फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। निकाल लीजिए अपनी बुक। क्या प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी के जो भी शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी हर साल उनको डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अगले साल जो डिविडेंड देना होता है ना, कंपनी इसी साल प्रपोज कर देती है कि हम अगले साल अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देंगे, है ना। तो जो डिविडेंड दिया जाएगा इन फ्यूचर शेयर होल्डर्स को, उसी को प्रपोज डिविडेंड कहा जाता है। इंटरिम होता है, साल के बीच में दिया जाता है। कई बार कंपनी अपने प्रॉफिट को यूटिलाइज करना चाहती है ना, तो साल के बीच में भी डिविडेंड दे दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, उसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सबको जल्दी है, क्वेश्चन नंबर 5 निकालो जरा अपनी बुक में, पेज नंबर 5.94। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखो तो उसमें बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है उसने। उसके बाद डिविडेंड पेबल है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड की वैल्यू है, करंट ईयर की वैल्यू भी है, लास्ट ईयर की वैल्यू भी है। मैंने बोला आपको कि फॉर्मेट में बहुत कुछ दिख रहा है, सब कुछ क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, बट चांसेस है कि मैक्सिमम चीजें तो दिखेंगी। इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस से लिखना है। इस क्वेश्चन में आप देखो 20 और 21 की वैल्यू दिख रही है। 20 में प्रॉफिट 5 लाख था, 21 में ये प्रॉफिट 10 लाख का हो गया। यहां आपको 5 लाख लिखना है। रिजर्व जैसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे क्वेश्चन में, टैक्स जैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। प्रपोज डिविडेंड आपको हमेशा लास्ट ईयर वाला यूज करना है। लास्ट ईयर वाला जो प्रपोज डिविडेंड है वो 4 लाख है। इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा भी कुछ नहीं है ना। तो बस आपने यही दो वैल्यू यूज कर लेना है और ये आपको पता लग गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आया समझ में पांचवा क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी यही कैलकुलेट करना है आपने। आप देखो शेयर कैपिटल दे रखा है उसने, प्रॉफिट एंड लॉस है, अनपेड डिविडेंड है, प्रपोज्ड डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है। अगर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस है 4 लाख था 2020 में, और 2021 में 7,20,000 का हो गया। डिफरेंस लिखेंगे कितना, 3,20,000। रिजर्व जैसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे, प्रोविजन फॉर टैक्स जैसा भी नहीं है कुछ, प्रपोज डिविडेंड गिवन है ना। प्रपोज डिविडेंड हमेशा हम लास्ट ईयर वाला कंसीडर करते हैं, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड भी दे रखा है इस बार क्वेश्चन में, इंटरिम डिविडेंड है 40,000 लिख दिया हमने। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है साल के बीच में आपने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। साल के बीच में अगर आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो, शेयर होल्डर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी वालों को डिविडेंड से पहले, तो इसका सीधा मतलब है कि हमने प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड दिया होगा, है ना। तो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड यानी साल के बीच में हमने डिविडेंड जो दिया है वो किसको दिया है, हमने इक्विटी वालों को दिया हुआ है, साफ साफ लिखा है उसने। तो यहाँ पर एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट ये आ जाता है कि इक्विटी का तो डिविडेंड दे दिया उसने, आपको प्रेफरेंस का खुद निकालना पड़ेगा। और प्रेफरेंस का डिविडेंड हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिख रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है आपको, 6 लाख स्टार्टिंग में भी है और 6 लाख एंड में भी है। हम 10% निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस का, हमेशा ओपनिंग बैलेंस का निकाला जाता है। तो यहाँ इक्विटी वालों का तो लिख दिया आपने, प्लस यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड आपको प्रेफरेंस वालों का भी लिखना पड़ेगा, है ना। कितना, 60,000, ठीक है ना। इक्विटी वालों का यहां लिख दिया हमने, प्रेफरेंस वालों का ये हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा कुछ नहीं है, आप इसको प्लस कर लो। ठीक है, लॉजिक समझ आया। अगर ओनली इंटरिम डिविडेंड होता तो हम ये अज्यूम कर लेते कि इसमें इक्विटी वालों का भी है, प्रेफरेंस वालों का भी है, फिर अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पेसिफाई कर दिया उसने कि इक्विटी वालों का है, तो इसका मतलब प्रेफरेंस वालों का अलग से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये आपका तो दिया रहेगा। हाँ, सेवन पढ़ो जरा इसका, अपना फॉर्मेट इसको रफ कर रहा हूं। नंबर 7 में प्रॉपर बैलेंस शीट दे रखा है उसने, नोट्स भी है और एडजस्टमेंट में प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड भी दिख रहा है। इसमें भी आपको वही कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस। बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा। 2020 में 1,45,000 का प्रॉफिट, पिछले साल का जो प्रॉफिट है 1,45,000 है, लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख। यहां लिखेंगे हम 55,000। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई रिजर्व भी गिवन है क्वेश्चन में, नहीं दिख रहा है रिजर्व। रिजर्व के बाद अच्छा सीक्वेंस जो है ना वो आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसके बाद रिजर्व में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखना है, प्रपोज्ड डिविडेंड, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या लिखना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है, और प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने आपको बताया करंट ईयर का लिखना होता है। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है 50,000। प्रपोज्ड डिविडेंड दिख रहा है इसमें,
प्रपोज डिविडेंड हमेशा लास्ट ईयर का लिखा जाता है, ये भी 50,000 है। इंटरिम डिविडेंड है 10,000 है ना। अब यहां पर केवल इंटरिम है, आपको अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, और कुछ नहीं दिख रहा है। ऐड कर देंगे इसको, 1,65,000 हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, इसमें ईयर वाइज नहीं दे रखा उसने। ओपनिंग बैलेंस का मतलब हुआ स्टार्टिंग में 1 लाख का प्रॉफिट था, पिछले साल हमारा प्रॉफिट 1 लाख का था। क्लोजिंग का मतलब है इस साल हमारा प्रॉफिट 3,36,000 का है, तो हमारा जो प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा 2,36,000। ट्रांसफर टू रिजर्व देखो सीक्वेंस नहीं होता है, बट मैं आपको कहूंगा कि आप हमेशा सीक्वेंस के साथ जाओ, क्योंकि जब आप सीक्वेंस के साथ जाते हो ना आपको फॉर्मेट याद हो जाता है ना। आपने क्वेश्चन किया, पहले में आप प्रोविजन लिख लिया, अगले में आप टैक्स लिख रहे हो, अगले में आप डिविडेंड लिख रहे हो, है ना। 4-5 क्वेश्चन आप सीक्वेंस से गए, आपको फॉर्मेट याद हो जाता है, ठीक है। तो बेटर कि आप सीक्वेंस से जाओ। ट्रांसफर टू रिजर्व मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में 1 लाख। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स हम करंट ईयर का लिखते हैं, करंट ईयर का ही दे रखा है उसने। अच्छा, ये और याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन में ना टैक्स का रिफंड गिवन हो तो वो टैक्स का रिफंड आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। ये लिखते टाइम, टैक्स लिखते टाइम 1,47,000। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड लिखता है, कई बार वो प्रपोज डिविडेंड ना लिख के ओनली डिविडेंड लिख सकता है, तो ये जो डिविडेंड पेड दिख रहा है आपको, ये प्रपोज डिविडेंड ही है। $72,000। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड 90,000। अब यहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी है। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। लॉस क्या करते हैं हम, प्लस यहां लिख देंगे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 2 लाख। एबनॉर्मल लॉस हो गया और एबनॉर्मल इनकम ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे दे दिए, इंश्योरेंस प्रोसीड्स दे रखा है उसने फ्रॉम अर्थक्वेक विच इज 1 लाख। 5 से 9 तक जो मैंने कराया है वही करना है।